हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कटिंग चाय पर। मैं हूं आपका होस्ट नदीम एंड टुडे आई एम सो एक्साइटेड टू हैव आवर स्पेशल गेस्ट विद अस टुडे, डॉक्टर अरुण सिंह, हु इज इंडियाज टॉप ऑर्थोपेडिक सर्जन स्पेशलाइज्ड इन ऑर्थोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स सर्जरी। 15 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस और 2000 से भी ज्यादा सक्सेसफुल सर्जरीज कर चुके डॉक्टर अरुण सिंह जाने जाते हैं मिनिमल कट के साथ जॉइंट सर्जरीज को बहुत ही स्मूथली परफॉर्म करने के लिए। Dr. Singh holds prestigious fellowship from UK, Japan, and India. Currently, he is serving as a senior consultant at Multi-Speciality Hospital Shalbai in Jaipur. तो आज के इस पूरे एपिसोड में हम बात करेंगे, उनकी पूरी जर्नी जानेंगे और सिर्फ सर्जरीज या फिर जॉइंट्स पेन या फिर इन सब के बारे में बात ना करके और भी दूसरे कई पहलुओं पर हम बात करेंगे। सो आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, तो बिल्कुल एंड तक बने रहना। तो चलिए शुरुआत करते हैं कटिंग चाय के इस एपिसोड में विदार चाय की चुस्की के साथ। सो हेलो सर, स्वागत है आपका कटिंग चाय पे। तो सर कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। आप बताएं कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। तो हम बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम आपकी पूरी जर्नी जो है हमारी जनता को, हमारी ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। तो एक बार शुरू से आप बताइए कि आपका पूरा बचपन, आपकी वो जो अपब्रिंगिंग रही है वो कैसी रही है? हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। मेरा बचपन हमेशा स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ रहा। आई वॉज वेरी मच इनटू स्पोर्ट्स। पूरे दिन खेलना, पढ़ाई से उतना ज़्यादा कांटेक्ट नहीं था। मैं इतना स्टूडियस भी नहीं था, इतना पढ़ने लिखने में बिलीव भी नहीं करता था। तो खेलना खेलना खेलना, पेरेंट्स वॉज लाइक कि पढ़ लिख लिया करो, कुछ जी। करोगे। बट मुझे समहाउ लगता था कि जब मैं स्पोर्ट्स खेलता था या मैं एक्टिव रहता था तो मेरा फोकस और पढ़ाई में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता था। रादर देन मैं कम इन्वेस्ट कर रहा था टाइम, बट मेरे स्कोर्स अच्छे आ रहे थे, मेरे स्कूल के अंदर मार्क्स भी बहुत अच्छे आ रहे थे, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो मैं स्पोर्ट्स को कैरी ऑन करता चला गया, उसको मैंने कभी छोड़ा नहीं। फिर क्योंकि नॉन मेडिकल फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं था घर में, तो ये कुछ पता नहीं था कि डॉक्टर बनना है या आगे क्या करना है। तो वी हैव टू चॉइसेस कि मैं मैथ्स लूँ या बायो लूँ। ओके। मैथ्स लेते हैं तो इंजीनियर बनते हैं, बायो लेते हैं तो डॉक्टर बनते हैं। तो इतना ही स्पेक्ट्रम हम लोगों को मालूम था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जी। केवी नंबर 2 से पढ़े थे, जो कि एक सरकारी स्कूल होता है, तो वहां पे भी इतना एक्सपोजर हम लोगों को नहीं रहा। पर हम लोगों ने जब 10th किया तो ये सोचा कि चलो ऑप्ट वन सब्जेक्ट। तो मुझे बायोलॉजी को लेकर थोड़ा सा क्रेज था। आई हैव टू डू समथिंग विद दिस स्ट्रीम, तो मैंने उसको लेकर प्रिपरेशन करना शुरू किया। तो ऐसा कुछ प्री डिसाइडेड नहीं था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, ना मेरा कोई ड्रीम था, ना कोई मेरा बैकग्राउंड था। बट समहाउ मुझे लगा कि दिस इज माय चॉइस, और मुझे लगता है कि जो इंसान को ठीक लगता हो, अच्छा लगता हो, आई थिंक उसी को परस्यू करना चाहिए। देन आई फिनिश्ड माय स्कूलिंग। उसके बाद हम लोगों ने प्रिपरेशन करके पीएमटी को क्लियर किया। जी। एंड उस टाइम पे भी ये फोकस था कि हम लोगों को अच्छे कॉलेजेस लेने हैं, उसके लिए अच्छी रैंक लेनी है, रादर देन कि खाली सिलेक्शन लेना है। तो मुझे हमेशा ये था कि मुझे ना टॉपर बनना है, ना मुझे बैक बेंचर बनना है। मुझे अपने सिलेक्शन और अपनी जो क्वालिटीज है उनको प्रूव करना है। तो मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, मेरा जर्नी शुरू हो जाए एक एमबीबीएस का, तो वो उसके लिए मैंने प्रिपरेशन किया। देन आई सिलेक्टेड फॉर एमबीबीएस। आई हैव डिड माय एमबीबीएस। आई डन माय एमबीबीएस फ्रॉम एसएमएस मेडिकल कॉलेज। तो अच्छा रैंक भी आया, अच्छी जगह से सिलेक्शन हो गया। बहुत सारे लोगों का सर ड्रीम कॉलेज होता ही है एसएमएस। जी, तो वो कभी हमने ड्रीम सोच के नहीं किया। तो मैंने हमेशा जो अपने टारगेट्स थे या अपने जो सब चीजें थी, बहुत ही लो लेवल पे रखा, कभी जी। बहुत हाई टारगेट्स नहीं सेट करे। हमेशा ये सोचा कि मुझे अपने परफॉर्मेंस को अच्छा करना है और मुझे अपनी आइडेंटिटी या अपनी प्रेजेंस को बनाए रखना है। तो सर आपकी इस पूरी जर्नी में आपके पेरेंट्स का कुछ कंट्रीब्यूशन था, वो भी चाहते बहुत थे? कंट्रीब्यूशन रहा। मतलब मेरे पेरेंट्स ने, हालांकि नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के लिए थे, पर दे ऑलवेज सपोर्ट मी कि कोचिंग करना है बेटा, बुक्स लेके आना। मेरे फादर हमेशा मुझे पिक एंड ड्रॉप करते थे। जी जी। जब उस टाइम पे स्कूटर मोटरसाइकिल ही चला करते थे, तो वो ही यूज टू वेट अलॉट कि 1 घंटा 2 घंटा तक खड़े रहते थे। तो उन्होंने हर लेवल पे मुझे सपोर्ट किया। और फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग ना होते हुए भी उन्होंने हमेशा ये किया कि उनको कहीं फाइनेंसिस की वजह से दिक्कत ना आए। पर मैंने हमेशा उनका ये ध्यान रखा कि उनको मेरी वजह से किसी तरह का बर्डन ना आए। तो आई हैव टू वर्क हार्ड कि जिससे मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस मिले जहाँ पे फीस ज़्यादा ना देनी पड़े, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन मिले जहाँ पे हमको स्कॉलरशिप मिल सकती हो या कुछ हेल्प मिल सकती हो, जिनसे उनके ऊपर बर्डन ना मिले। क्योंकि पेरेंट्स हमेशा बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम वर्क हार्ड करते हैं तो मुझे लगता है उनके बर्डन को हम थोड़ा कम कर लेते हैं।
बिल्कुल। तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं जो बच्चों के लिए प्लान करते हैं वो तो होता ही है, लेकिन वो जो सपोर्ट करते हैं उससे एक मेंटल सपोर्ट भी रहता है। क्योंकि पेरेंट्स मुझे लगता है कि हर लेवल पे बच्चों को सपोर्ट करते हैं, वेदर वो बच्चा उनके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करता है कि नहीं करता है, बट बिल्कुल। वो अपना हार्ड वर्क करते हैं कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी। बट मुझे लगता है कि ये गिव एंड टेक जैसा है, अगर पेरेंट्स आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो यू हैव टू वर्क हार्ड टू प्रूव योर सेल्फ कि उनकी मेहनत को तो हमें साबित करना ही है, अपने लिए भी कुछ मकाम हासिल करना है। तो जैसे सर मैं अगर अपनी बारे में बात करूँ तो मेरा क्या था, जैसे स्कूल के टाइम से ही मैं जब स्कूल में था तब मुझे बनना था एक आईएएस ऑफिसर। मैं जब कॉलेज में आया फिर मुझे बनना था एक शायद पायलट या ऐसा कुछ। तो उसके बाद कॉलेज से बाहर लगा तो मैं आज आपके सामने बैठा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। तो मतलब या आई लव इट, मतलब पूरे प्रोसेस बहुत अच्छी है। लेकिन आपकी जो पूरी जर्नी है, जैसे आपको ये कैसे पता चला कि आपको मेडिसिन में ही करियर बनाना है, आपका पूरा देखिए, प्रोफेशन? मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट यू हैव टू रिस्पेक्ट योर डिसीजंस। लाइक मेरे को अगर डॉक्टर बनना था, मुझे पता नहीं था डॉक्टर बनना, जब मेरी जर्नी शुरू हुई तो मुझे अब उस डिसीजन को या उस स्टेप को रिस्पेक्ट करना है। यानी कि मैं एमबीबीएस में घुस गया तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट थे, हमारे कलीग्स थे, वो ये बोलते थे कि अगर आप एमबीबीएस को या पीएमटी को क्रैक कर सकते हो, यू कैन क्रैक एनी एग्जामिनेशन, चाहे वो कैट हो चाहे जी। सिविल सर्विसेज हो, कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे हमारे साथ के, वो डाइवर्ट भी हुए उस तरफ। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपने जब ये देखा कि आई हैव टू डू दिस, तो उसको रिस्पेक्ट करके उसकी तरफ बढ़ो। डाइवर्जेंस क्या करता है, वो आपको वीक कर देता है। दूसरा, आपका जो फोकस है, इसका मतलब वो दैट इज नॉट योर पैशन, दैट इज योर लाइकिंग्स, कि मेरे को ये अच्छा लगता है या वो होता है। तो देखिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए पैशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन लाइकिंग्स, कि आपको कोई पसंद आ गया या आपको रात को सपना आया कि मुझे ये ऐसे करना जी। चाहिए। आई थिंक वो पैशन डेवलप होगा तो आप उस फील्ड को आगे एक्सेल कर पाओगे, अदरवाइज फिर आपको डाइवर्जेंस मिलेंगे। हाँ, मतलब जो करना चाहते हैं उसके पीछे का रीजन सॉलिड हो, अगर आपको पता है कि क्यों करना है तो फिर आपको ना तो किसी मोटिवेशन की जरूरत है और आप करते जाते हो उस जैसे हम चीज को। लोगों ने एमबीबीएस किया, तो एमबीबीएस के बाद अगेन वेरी बिग कॉम्पिटिटिव फेज इज देयर, क्योंकि वहां पे सब लोग बहुत अच्छे लेवल के, बहुत कॉम्पिटिटिव लोग आ जाते हैं। फिर जी। अगेन यू हैव टू फाइट द कंपटीशन, कि अब हम्म। क्रीम में से क्रीम निकलने वाला है। तो वहां पे फिर आपको वापस से अपने आप को कंटेन करना है कि अब मैं इस कंपटीशन में कैसे सरवाइव करूंगा। तो हम्म। इट इज अ कंसिस्टेंट प्रोसेस, तो आपको कंसिस्टेंसी तो हर स्टेप पे रखना है। खाली एमबीबीएस करके यू कांट सरवाइव इन द मार्केट, कि मैंने एमबीबीएस कर लिया तो मेरा सब कुछ अच्छा होगा। जी। यू हैव टू डू द स्पेशलाइजेशन, कि आप पीजी करेंगे, पीजी भी अच्छी जगह से अच्छी ब्रांच से करेंगे। देन यू हैव टू डू ट्रेनिंग्स, आप फेलोशिप्स करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। जी। फिर अगेन द मार्केट इज ओपन, सो कॉम्पिटिटिव, इतने सारे लोग हैं जो साथ में होंगे। तो अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है या अपने काम को लेकर पैशनेट नहीं है, तो आप कहीं भी कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो आई थिंक वो रोज की जो लड़ाई है वो आपको रोज लड़नी है। और मुझे लगता है कि अगर आप किसी दूसरी जगह जाके आप कहते हो कि मैं बीइंग ए सिविल सर्वेंट या यूपीएससी एग्जाम जी। देकर वहां कर सकता हूँ, तो व्हाई नॉट हेयर। ट्रू जब आप दैट। उसके अंदर कर सकते हो तो व्हाई नॉट हेयर। लाइक बिल्कुल। आप पायलट या जो भी आपका पैशन था वो नहीं बन पाए, तो आप यू प्रूव योर सेल्फ इन दिस प्रोफेशन। बिल्कुल। बिल्कुल। हमेशा दूसरे के काम के अंदर अपने को इजी गोइंग लगता है कि अगर मैं वो होता तो वो ज्यादा अच्छा करता, व्हाई एग्जैक्टली। नॉट अपनी डेवलप करो पॉलिटिक्स को, अपने काम को डेवलप करो। आई थिंक वो दैट इज अ मोर इम्पोर्टेंट थिंग, और ये आपके लिए इजी है रादर देन थिंकिंग एनीथिंग एल्स। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। सर आगे बढ़ने से पहले ना मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, पता नहीं ऐसी क्यूरियोसिटी सी है कि जैसे मैंने बहुत टाइम मतलब देखा है कि कई बार ना पेशेंट्स कुछ ऐसे अजीबोगरीब बीमारी लेकर आते हैं कि पूरे शरीर में ऐठन हो रही है या फिर ऐसे पूरी झुरझुरी सी चढ़ गई है। तो उस टाइम पे आप मतलब आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, आपके पास भी बहुत ऐसा? सारे पेशेंट्स आते हैं। देखिए, ये साइकोसोमेटिक सिम्टम्स या साइकोलॉजिकल प्रेशर हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। जी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जेन्युइन जो पेशेंट्स हैं वो लेस देन 20-30% पेशेंट्स हैं, 60-70% इज ऑल साइकोलॉजिकल गेम। हम्म। तो आई थिंक वो साइकोलॉजी को समझना, उनको पॉजिटिव मोटिवेट करना या उनको डाइवर्ट करना या उनके सर्कमस्टांसेस को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लिनिशियन का काम होता है। जी। बीइंग ए सर्जन मेरे लिए शायद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, बट बीइंग ए क्लिनिशियन जहाँ मैं ओपीडीज देखता हूँ, तो वहाँ पे इन एस्पेक्ट को समझना है कि समबडी इज कंप्लेनिंग, तो उसके पीछे जरूरी नहीं है कोई बीमारी या कोई पैथोलॉजी हो, उसके पीछे कुछ एनवायरमेंटल या कुछ साइको सोशल या कुछ ऐसा इम्पैक्ट है जिसकी वजह से वो कंप्लेन कर रहा है। तो इसको हम फन वे में नहीं लेते, हम लगता है कि ही और शी इज इन प्रॉब्लम, तो उसको ट्रू अपने को दैट। सॉर्ट आउट करना है। और हम कोशिश ये करते हैं कि फैमिली वापस से जुड़े, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिले, और पेशेंट ये जो ट्रॉमा झेल रहा है या फिर वो टाइम और पैसा बर्बाद कर रहा है जस्ट टू सीक
मेडिकल हेल्प जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसको उन चीज़ों से निकाल पाए। और बिल्कुल सर, कहा भी जाता है कि डॉक्टर्स आर द इनकारनेशन ऑफ गॉड, बट गॉड के साथ साथ एक तरीके से बोला जाए तो पेरेंट्स का भी रोल निभाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक पेरेंट अपने बच्चे को समझ जाता है, वो कुछ ना भी बोलते हैं तब भी, तो बिल्कुल डॉक्टर भी समझ पाते हैं कि इसको दिक्कत किस चीज़ की है। तो बिल्कुल, तो सर मैं मेरा अगला सवाल ये था आपसे कि जो आपका पूरा कॉलेज लाइफ थी, आपका जो इंटर्नशिप वाला जो पूरा पीरियड चल रहा था, उस टाइम पे आपका कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जो आपको आज तक याद हो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि डॉक्टर्स की पढ़ाई चलती रहती है, उनको यही नहीं आइडिया होता कि कब खत्म होती है, जो कि कंपैरेटिवली लंबी होती है, बट कैसे, तो एक बार। लंबी तो होती है डेफिनेटली। आज आज भी हम पढ़ रहे हैं और 10-12 साल तक तो हमने कंटिन्यूसली पढ़ाई करी है। तो जैसे ही हम एमबीबीएस में घुसे थे, तो मैंने बताया कि मेरा फोकस कभी भी पढ़ाई शुरू से नहीं रहा, जी। बट मुझे ऐसा रहता था कि रेस में अपने को बने रहना है। तो अब जब हम एमबीबीएस में आए, तो इतने सारे स्टूडियस बच्चे थे जो कि मेरिटोरियस थे, वो सेलेक्ट होकर आए थे और वो आपसे कहीं बेटर थे। तो आपको लगता था कि यार इनके बीच में रहकर भी अपने आप को सरवाइव कराना है। बट वहां पर भी मेरा ये फोकस था कि मुझे अच्छा पीजी करना है, मुझे आगे जाके अच्छा डॉक्टर बनना है, बट साथ के साथ मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी परस्यू करना है जो मेरा पैशन है। जी। यानी कि मेरा पैशन डॉक्टर बनना था, बट मेरे को और चीज़ों में भी बहुत मज़ा आता है। यानी कि मुझे घूमने फिरने में अच्छा लगता है, मुझे खाने पीने का शौक है, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आई स्पेंड 4 to 5 hours प्लेइंग एट माई कॉलेज टाइम। तो वो वहाँ पे कॉलेज में इतना खेला करते थे हम लोग। तो पढ़ाई इंपॉर्टेंट थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अपना प्राइम फोकस है वो आपका इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, वॉट एवर यू डू। मैंने बीच में एक्सरसाइजेस करके बॉडी बिल्डिंग भी करी, गेम्स भी इतने खेले कि हम स्टेट एंड नेशनल खेलने गए। तो बट हमने अपने फोकस को चेंज नहीं होने दिया, कि फोकस ये था कि पढ़ाई करते रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, आगे अपने एग्जाम्स भी क्रैक करने हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना है, आगे अच्छा बनना है। बट साथ के साथ अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो बाकी चीजें जरूरी हैं वो भी साइमल्टेनियसली चल रही है। तो हम लोग दूसरों के लिए मोटिवेशन भी बने। मैं जनरल सेक्रेटरी रहा 2 साल तक अपने कॉलेज का। तो हम लोगों ने स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोट किया, जी। बाकी एक्टिविटीज को बहुत प्रमोट किया, क्योंकि वहां पे सब पढ़ने वाले बच्चे आते थे, उनको पढ़ने के अलावा कुछ नहीं लगता था। हमने कहा कि पढ़ने के अलावा भी बहुत लाइफ है जिसको अपने को जीना चाहिए। तो एक्सरसाइज करो, खेलो, अच्छी डाइट को फॉलो करो। इन सब चीजों से मुझे लगता है कि पढ़ाई और आपके रिजल्ट जो है वो बहुत एनहांस हो। हाँ, अल्टीमेटली डॉक्टर्स भी ह्यूमन बींग्स ही होते हैं, तो वो सारे तरीके के जो नॉर्मल करते हैं वो सब लोग भी करना ही चाहेंगे। तो जैसे अभी आपने बताया कि स्कूल के बाद भी करीब 15 साल की ऑन एन एवरेज पढ़ाई रहती है जो डॉक्टर को करनी पड़ती है। तो क्योंकि एक जो एज आती है जहाँ पे सारे बच्चे जो है पार्टी कर रहे होते हैं, और लेकिन उस टाइम पे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, उनके कंटिन्यूसली एग्जाम्स या फिर उनको वो सब करना होता है, तो वो इनसिक्योरिटी आती है मन में कि हमारा ये वाला टाइम जो है सिर्फ देखिए, पढ़ने मुझे का। ऐसा लगता है कि ये तो एक प्रिविलेज ही है कि इतना लंबा स्टडी टाइम रहा। जी। लाइक मेरे साथ के बहुत सारे कलीग्स थे जो एट द एज ऑफ 22, 23, 24 वो जॉब ज्वाइन कर लिया, कोई आईटी में चला गया, कुछ ये कर गया। हम 30s तक खाली पढ़ते ही रहे या कॉलेज में रहे। बट मुझे लगता है कि दैट इज द गोल्डन टाइम। अगर आप याद करोगे कॉलेज टाइम, और वो सबसे अच्छा गोल्डन एरर होता है। जैसे ही आप जॉब में आते हो या वर्क पे आते हो, तो वो आपको मतलब वो आपको फन नहीं देता है। तो मुझे लगता है कि हमारा वो टाइम अच्छा था। वो इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो। आपको किसी ने पार्टी करने से नहीं रोका, किसी ने आपको खेलने से नहीं रोका, किसी आपने घूमने फिरने की। आप उसको बैलेंस करिए आपकी स्टडीज के साथ, आपको बाकी फन करने के नहीं करना। पर यूं कहना कि नहीं हमारा तो पढ़ाई का टाइम इतना लंबा है कि हम तो किसी और लायक नहीं है या हम कुछ नहीं जी। कर सकते, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे रखते हो। आप तो जॉब करके भी या आप कमा के भी बिजी रह सकते हो, जब भी आपके पास फन करने के लिए टाइम नहीं होगा। तो वो टाइम तो बहुत अच्छा था जिसके अंदर हमारे पास टाइम ही टाइम था। पढ़ने के लिए आपको 24 घंटे तो नहीं चाहिए ना, आपको बिल्कुल। 4-6 घंटे चाहिए, बाकी टाइम तो आपके लिए ओपन है। तो मुझे लगता है कि वी आर स्पॉइलिंग आवर लाइफ बाई थिंकिंग, मतलब बाई ओवर थिंकिंग। मतलब ऐसा है नहीं कि जैसा हम उसको परसेप्ट कर रहे जी। हैं कि जी। आपको फन करना है तो एट द एज ऑफ 60 भी कर सकते हैं, आपको नहीं करना तो एट द एज ऑफ 30 भी आप फन नहीं करोगे। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि दिल से जवां होना चाहिए आपको, बाकी उम्र का एज इज जस्ट अ नंबर। जस्ट नंबर। और दूसरा, टाइम किसी के पास भी नहीं रहता, यू हैव टू बैलेंस द थिंग्स। ऑफ कोर्स। तो आपने फिर ये ऑर्थोपेडिक्स में जाने का कैसे डिसाइड किया? ये भी आई थिंक मेरा कोई प्री डिसाइडेड नहीं था। मेरा ये था कि एमबीबीएस करने के बाद मेरे को अच्छा रैंक लेके आना है। अच्छा रैंक आएगा तो आई हैव टू ऑप्ट अ ब्रांच। तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे कि मैं पीडियाट्रिक्स लूँ, यानी कि मैं बच्चों का डॉक्टर बनूँ, या ऑर्थोपेडिक सर्जन बनूँ। फिर मुझे अंदर लगने लग गया कि मेरे को थोड़ा हार्ड वर्क पसंद है, यानी कि मुझे दौड़ना भागना ये सब चीज़ें ज़्यादा जी। पसंद है। और ऑर्थोपेडिक्स में थोड़ा हार्ड वर्क रहता है, बैठ के
सिटिंग जॉब नहीं है, तो मेरे को ऐसा लगता था कि वो मेरे लिए सूटेबल नहीं है, तो मैंने उस तरह से इसको फ्रेम किया, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि ये ब्रांच मेरे लिए अच्छी रहेगी या मैं ये करूंगा। पर आफ्टर डूइंग माई ऑर्थोपेडिक्स मुझे स्पोर्ट्स इंजरी या स्पोर्ट्स सर्जरी में क्यों जाना था कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा स्पोर्टिंग करियर इतना लंबा रहा है, जी। मैं इतना जुड़ा रहा हूँ, इटसेल्फ मेरे को बहुत इतनी इंजरीज हुई हैं, तो इसको इवॉल्व करूं। लोगों को शायद इनके बारे में अवेयरनेस कम है, लोगों को इतना ज़्यादा इंजरीज का पता नहीं है, लोग इंजरीज प्रिवेंट नहीं कर पाते, री इंजरीज में फंस रहे हैं। जी। तो आई थिंक इसको मैंने एज ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच लेने का डिसीजन आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन लिया। एक पोस्ट ग्रेजुएशन होता है ओवरऑल ट्रेनिंग, देन स्पेशलाइजेशन शुरू होता है, देन आई डू मैनी फेलोशिप, तो उसके बाद फिर हम लोग इसको इवॉल्व करते हैं। तो फिर आपको कोई चैलेंज या फिर ऐसा कुछ फेस करने को मिला था ऑर्थो में जो जाने के? इटसेल्फ कोई भी आप ब्रांच करते हो या कोई भी आप डिग्री कोर्स करते हो, उसके बाद तो मार्केट में कंपटीशन तो उतना ही है। जी। बट आप अगर फोकस रह के स्पेशलाइज्ड होकर आगे बढ़ते हो तो मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई बीट करेगा। मतलब जी। पहले तो आपको अपने पे बिलीव करना शुरू करना है कि आई एम गुड, यू आर नॉट द बेस्ट बट आई एम गुड, और मैं बुरा नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ, तो आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। वो एक प्रोसेस है, उसको आप रातों रात नहीं प्रूव कर सकते। तो आप अच्छा कंसिस्टेंट काम करते रहिए मार्केट के अंदर, आप पेशेंट्स के साथ अच्छा डील करते रहिए, अच्छे ट्रीटमेंट, अच्छे फॉलोअप देते रहिए, तो आपका धीरे धीरे काम प्रूव होने लग जाता है। तो कंपटीशन इज ऑलवेज देयर। 20 साल पहले भी कंपटीशन था, आज भी कंपटीशन है, ऐसा नहीं है कि आज कंपटीशन है पहले नहीं था। आज फैसिलिटीज डेवलप हो रही हैं तो आपका कंपटीशन भी बढ़ रहा है। और मैं तो एक सिंपल लैंग्वेज में यही कहूंगा, बहुत लोग कंपटीशन को लेकर बहुत इनसिक्योर रहते जी। हैं। कंपटीशन क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी। ट्रू। तो आप हमेशा कभी भी देखेंगे, सिंपल एग्जांपल होता है, कभी एक रेस्टोरेंट होता है बहुत ही फेमस होता है, कहीं चल रहा होता है, तो उसके जी। आसपास 4-5 रेस्टोरेंट और खुल गए होते हैं। इट मीन्स वहां पे अपॉर्चुनिटी है। तो हमेशा कंपटीशन को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि अगर आपके कॉम्पिटिटर्स क्रिएट हो गए, इट मीन्स आप पॉपुलर हो रहे हो। अग्रीड। तो आई थिंक इसका पॉजिटिव पार्ट यही है कि यू डू योर सेल्फ। आपको जो नहीं दिखता वो भी कंपटीशन है, जो दिखता है वो भी कंपटीशन है, तो इसलिए आप तो अपना करिए, आप बाकियों को अपना काम करने दीजिए। बिल्कुल। तो सर जैसे मैं अभी आज के टाइम पे जब भी इंस्टाग्राम, क्योंकि आज का बिल्कुल ट्रेंड जैसा बन चुका है, तो कभी कभी इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते मुझे ऐसी रील्स दिखती है जहाँ पे जॉइंट्स के, जैसे आप भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं जॉइंट्स और सर्जरीज इन सब के, तो वहाँ पे ना कायरोप्रैक्टर्स आजकल थोड़े फैशन में, ट्रेंड में है, तो वो प्रॉमिस करते हैं कि वो आपको जो आपका बहुत प्रोलॉन्ग्ड वाला जो एक पेन होता है उससे आपको रिलीफ दिला सकते हैं। तो क्या सच में वो यूजफुल होते हैं? लोग काफी ज्यादा उसको फॉलो कर रहे हैं। देखिए, आई थिंक सोशल मीडिया ना दोनों तरह से ही यूज किया जा रहा है। वो अच्छी इन्फॉर्मेशन और आई थिंक मिसगाइड करने वाली इन्फॉर्मेशन के साथ, दोनों के साथ ही पॉपुलर हो रहा है। और हम लोगों को वो चीजें ज्यादा पसंद आती है जहाँ पे शॉर्टकट्स हैं, यहाँ पे इजी गोइंग है ना। हम लोग कभी भी लॉन्ग टर्म और इन्वेस्टमेंट वाली चीजों को ज्यादा बिलीव नहीं करना चाहता। फ्री वाली चीज मिल जाए या कुछ इजी गोइंग मिल जाए तो उसको बहुत कैच करते हैं। ट्रू। तो ये भी प्रैक्टिस उसी तरह की है कि अगर हमको कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट को दबाने से आराम मिल जाए और इन चीजों से आराम मिल जाए, तो दिस इज ऑल साइकोलॉजिकल की है। ठीक है, मैं किसी प्रेशर पॉइंट को दबाता हूं और आपको बोलता हूं कि आराम आया है कि नहीं आया, तो आप डिनाई नहीं कर पाएंगे एकदम से कि आराम आया है कि नहीं आया। आपको पता है कि एक स्पेशलाइज्ड कायरोप्रैक्टर के पास आप हैं, वो कर रहा है, जी। उसको कैसे मैं बोलूं कि यार मेरे को आराम नहीं आया। बिल्कुल। तो दिस इज ऑल साइकोलॉजिकल गेम। और उसी के बाद आती है मेडिकल साइंसेज। मेडिकल साइंसेज कभी भी ये नहीं बोलती है कि मसाज और इस तरह की प्रैक्टिस आपको ठीक कर सकती है, बिल्कुल क्योर कर सकती है। इवन कायरोप्रैक्टर्स एंड एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, ये ऑल जो भी स्ट्रीम्स ब्रांचेस हैं, इनका अपना एक्सपर्टीज है और इनकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मेडिकल साइंस के अंदर सच में प्रूवन है और वो अच्छी बेनिफिशियल है। पर हर चीज का इलाज इन चीजों से नहीं है। यू हैव टू इन्वेस्टिगेट कि आप जो चीज करा रहे हैं वो सही है कि नहीं है, मेडिकल ग्राउंड पे सही है कि नहीं है, जी। कहीं उसका आपको कुछ साइड इफेक्ट्स तो नहीं मिल जाएगा। तो आप एक स्पेशलिस्ट से सलाह ले लें अगर आपको लगता है वो चीज ठीक नहीं है। बट ऐसे सोशल मीडिया या उन चीजों पे देख के खाली उसको ब्लाइंडली फेथ करना, आई थिंक वो हार्मफुल रहता है पेशेंट्स के लिए। तो आपको केयरफुल रहना है और बिल्कुल मतलब रैशनल अप्रोच जिसे कहते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन अप्रोच, उसी को फॉलो करना है। हाँ, क्योंकि जैसे मैं उस पोस्ट के कमेंट्स में गया था तो बहुत सारे लोग उन डॉक्टर्स के नंबर मांग रहे थे जो कायरोप्रैक्टर है, जो इसको फॉलो करते हैं। तो आई थिंक सभी को ऐसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी चाहिए, बट हाँ एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में अगर करा जाए तो मे बी शायद आप यू कैन गो फॉर इट। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे मेरा एक सवाल था कि आपकी भी पूरी जर्नी रही, तो आपने जब पहली बार जो है एक लाइव सर्जरी करी एक पेशेंट के ऊपर, तब आप भी नर्वस हुए थे या फिर आप? एब्सोल्युटली। जब ही नहीं, हम लोग तो आज भी नर्वस होते हैं।
क्योंकि बेसिकली क्या होता है, हम वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स, हम लिविंग बींग से डील कर रहे हैं। जी। दूसरा, हमको उसमें 100% नहीं, हमको 500% देना है, क्योंकि दिस इज द थिंग कि जिसके लिए वो पेशेंट हमको फेस ट्रस्ट। करके आया जी है। वो जी। कहता है आप भगवान हो, आपके ऊपर हमने अपना छोड़ दिया है, जो भी करना है। तो हम लोग सच में नर्वस होते हैं रिगार्डिंग प्लानिंग, रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन। और कई बार ऑपरेशन के दौरान भी हमको लगता है कि हमको और बेस्ट देना है या कैसे बेस्ट दे सकते हैं। कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि डॉक्टर्स बहुत अच्छा करने के बावजूद भी उतना सेटिस्फाई नहीं होता बिकॉज ऑफ कंडीशंस और ये सारी चीज़ें देखकर। तो नर्वसनेस भी होता है कई बार। मतलब अच्छा भी नहीं लगता उस चीज़ को लेकर कि ये कंडीशन ऐसी क्यों हो गई, या पेशेंट अगर टाइम से आता तो जी। हम उसको ठीक कर सकते थे। तो बहुत सारे मिक्स से इमोशंस रहते हैं, बट इनिशियल डेज में तो नर्वसनेस ज़्यादा होती थी। व्हेन यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, आपकी वो नर्व्स थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती हैं, तो आपको थोड़ा सा वैसे रहता है। बट इनिशियल डेज में डेफिनेटली ये नर्वसनेस रहती थी। और पेशेंट के आउटकम्स को लेकर तो किसी भी सर्जन को रहता ही है कि हमको बेस्ट देना है, तो अच्छी से अच्छी सर्जरीज करें। वो बिल्कुल, एक बात भी कही जाती है कि पेशेंट लेटा होता है वेंटिलेटर पे, लेकिन डॉक्टर की सांसें चढ़ी होती है। Absolutely. तो ये सबके साथ ही होता है। और खैर, ये एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर भी है, क्योंकि आप बहुत ही डेलिकेट से ऑर्गन के साथ आप पूरा एकदम कर रहे हो। तो ठीक है। एक और मेरा सवाल था, जैसे आपने बताया कि आपको अभी 15 इयर्स हो चुके हैं इस पूरे प्रोफेशन में, तो ऐसा कोई केस या ऐसा कोई पेशेंट जिसके साथ का इंटरेक्शन आपको आज भी याद है और लाइफ टाइम रहेगा? बहुत सारे पेशेंट्स रहे। एक पेशेंट मुझे याद है जो कि पुलिस में थे, और उनका 25 इयर्स पहले, 25 साल पहले एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें उनके पैर में एक रॉड डली थी, और उसके जी। अंदर बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन उनके मवाद आती रहती थी, और वो रुका नहीं। तो हम्म। उनका 3 हॉस्पिटल के अंदर पहले अटेम्प्ट हो चुका था उसको रॉड को निकालने के लिए, क्योंकि जब तक रॉड नहीं निकलेगी तो वो पस नहीं बंद होगा। हम्म। तो आप सोचिए कि उस इंसान की कितनी मिजरेबल लाइफ थी कि उनने 25 साल केवल ड्रेसिंग कर करके अपनी जिंदगी को निकाला। और वो लकीली मेरे पास एक बार आए, तो उन्होंने मेरे से डिस्कस किया कि सर आप इसको कर सकते हैं कि जी। ठीक कर सकते हैं। तो मैंने कहा एज ए चैलेंज, मैंने कहा हाँ कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे 3-4 बार पूछा कि आप कर सकते हो, आर यू श्योर, कि क्योंकि कई डॉक्टर्स अटेम्प्ट कर चुके हैं, आप नहीं निकाल पाए हो। और दूसरा क्या, वो नॉन प्रॉफिटेबल सा पेशेंट था, यानी कि वो अफोर्डिंग भी नहीं था। दूसरा, उसके अंदर हॉस्पिटल को या डॉक्टर्स को बहुत प्रॉफिट नहीं होने वाला था। तो एवरीबडी इज लाइक कि इसको तो भगाओ, क्यों उड़ते तीर को लेना है अपने को, कोई यूजलेस सा पेशेंट जी। है। हमने उसको चैलेंज की तरह लिया, और मेरे को उस सर्जरी में 8 घंटे लगे उस रॉड को मेरे को बाहर निकालने के अंदर। उसके अंदर मेरे असिस्टेंट, मेरे नर्सिंग स्टाफ सब चेंज होते चले गए, वो कई छोड़ के चले गए, कई पिस्ड ऑफ हो गए। उस इतने लंबे पेशेंट्स के अंदर हम 8 घंटे तक उस सर्जरी में रहे। उस 8 घंटे के बाद हमने उसकी रॉड को निकाल दिया। जब मैं बाहर आया, उस टाइम 8 घंटे के अंदर वो पेशेंट बिल्कुल कुछ नहीं बोला, जबकि ही वॉज अवेक। ओके। वो होश में था, कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे पता था कि डॉक्टर्स आर वर्किंग हार्ड जी। कि उसके लिए। जब मैं बाहर आया तो लिटरली उनके जो फैमिली मेंबर्स थे वो मेरे पैरों में पड़ गए। उन्होंने बोला कि सर आपने, तो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट रिवॉर्ड, कि मुझे लगता है कि वो पैसों से नहीं आ सकता। तो वो, बिल्कुल। तो आज भी वो पेशेंट मुझे रिकॉग्नाइज करता है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस थे। मैंने बहुत छोटे छोटे बच्चों को ऑपरेट किया। एक लड़की थी जो 7 ईयर ओल्ड थी, उसको मैंने ऑपरेट किया। तो जब उसके ये कंडीशन, स्पोर्ट्स इंजरी में उसको इंजरी हुई थी, तो पेरेंट्स उसको समझने के उसमें नहीं थे। दे वर लाइक कि ये तो कुछ ऐसा ही होगा, बट दैट वाज वेरी सीरियस इंजरी। जब मैंने उसको ऑपरेट किया तो वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल अ स्मॉल चाइल्ड, की कैसे कैसे उसको रखा जाएगा। तो ऐसे बहुत चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते रहे। हमने छोटे बच्चों से लेकर बहुत एल्डरली, बहुत ही जिसे कहते हैं ना सिक और क्रिटिकली इल पेशेंट्स को भी ऑपरेट किया या उनको भी ठीक किया। तो आई थिंक मुझे लगता है यू डू योर बेस्ट एंड रेस्ट गॉड विल हेल्प यू, आई थिंक। डेफिनेटली, बिल्कुल सर। तो जैसे कि डॉक्टर्स की जो लाइफ होती है ना, वो काफी बिजी होती है। ऐसे कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं होते कि आपको यहाँ से लेकर यहीं तक काम करना है। कभी आपको रात को मिडनाइट भी कॉल आ सकता है कि हाँ ऐसे ऐसे पेशेंट है। तो वर्क लाइफ बैलेंस हो पाती है आपकी, या फिर आप किस तरीके से मैनेज आई करते थिंक वर्क लाइफ बैलेंस तो ये आपका ना एक तरह का कैरेक्टर होता है, रादर देन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे लगता है कि अगर आपने अपने आप को इसी तरह से फ्रेम कर रखा है कि कुछ भी सिचुएशन हो, मुझे ये तो प्रायोरिटी पर रखना है, हैं? जी। तो प्रायोरिटी चेंज होने की वजह से आपको टाइम नहीं मिलता है। कि हम्म। पहले जब आपके पास टाइम था तो आपकी फैमिली प्रायोरिटी होती थी, आज टाइम नहीं है तो आपके लिए कुछ और प्रायोरिटी हो गई। बिल्कुल। इसीलिए आप फंस जाते हैं। अगर आपके लिए फैमिली या अपना टाइम प्रायोरिटी है, तो कितना भी आप बिजी रहे, आपके लिए टाइम निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, टाइम के साथ अपनी प्रायोरिटी को चेंज कर देते हैं। तो जी। अगर आप प्रायोरिटी को सेट रखेंगे तो बैलेंस करना बहुत ईजी है। जी। कि मेरे को इतना ही काम करना है, मुझे ऐसे ही करना है, इमरजेंसी आ गई तो कोई बात नहीं, मैं
उसको कैसे भी बैलेंस करूंगा। ठीक है, थोड़ी देर कम सो लूंगा, थोड़ी देर कम आराम कर लूंगा, बट मेरे को जिनको टाइम देना है उनको टाइम दें, या फिर मेरे को अगर कुछ अपने लिए करना है तो मैं उसके लिए टाइम निकालूं। तो ये डिटर्मिनेशन आपको रखना पड़ेगा जस्ट टू मेंटेन द बैलेंस, क्योंकि जैसे जैसे लाइफ बढ़ती है, जैसे आप अपने प्रोफेशन में हैं, तो हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं उतना हम बिजी होते जाते हैं। तो वेल्थ कम्स विद प्राइस, तो वो आपका क्या टाइम को सक करता है जी। तो वेल्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हैप्पीनेस, मुझे जो लगता है कि ट्रू। जब आदमी वेल्दी नहीं था तो वो कहता है कि मैं जब हैप्पी ज्यादा था, आई एम नाउ आई एम वेल्दी बट मेरी हैप्पीनेस कहाँ गई। तो जी। मुझे लगता है दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बैलेंस। तो वो अगर आपने प्रायोरिटी सही सेट करी होगी तो वो आई थिंक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही रहेगा। तो आई गेस जो लोग की कंप्लेन करते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस मैच नहीं हो पा रहा, तो शायद उनके प्रायोरिटीज को सेट करने में कुछ ना कुछ कमी रही होगी, क्योंकि अगर आपकी प्रायोरिटी तो आप कोई काम कर ही लोगे। अदरवाइज हम ये कहते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिला, अदरवाइज मैं नहीं कर पाया, तो एक तरीके से एक्सक्यूज ही है खुद के लिए और बाकी दूसरों के लिए। तो मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूंगा, जैसे आपके पूरे इस टेन्योर में, पूरी इस जर्नी के अंदर, तो मतलब 15 इयर्स मतलब हैज बीन कंप्लीटेड, दैट इज ग्रेट। तो आपने कोई ऐसे चैलेंजेस, तो आप अगर कोई भी चैलेंजेस आते हैं तो आप उसको कैसे नेविगेट करते हो? देखिए, मुझे लगता है कि अप एंड डाउन्स तो एक लाइफ का पार्ट है। ऐसा कुछ जी। नहीं होता कि हमें डिप्रेशन नहीं होता, हमें एंग्जाइटी नहीं होती, या हम इनसिक्योर फील नहीं करते, या हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने अच्छे टाइम को याद करें और अपने जो पॉजिटिव चीजें थी उनको याद करें कि मैंने कैसे कंपटीशन को फेस किया था, मैं कैसे लाइफ में आगे बढ़ा था, मैं कैसे और अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ, या मेरे फेलियर्स हैं उनको मैं कैसे रिफाइन कर सकता हूँ। दूसरा, अगर इन सब चीजों को छोड़ के आप ऐसी चीजों के अंदर इंटरेस्ट पैदा करें कि दैट क्वालिटी रिफ्लेक्ट्स यू। तो आपके अंदर मान लीजिए कि आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है जो किसी और के अंदर नहीं है, तो आप उस क्वालिटी को रिफाइन करने की कोशिश करें, रादर देन कॉपिंग अदर्स कि यार वो ये कर पाता है तो मैं ये क्यों नहीं कर पाता हूँ, कि मेरे को भी ऐसा बनना चाहिए। जी। तो मुझे लगता है कि अपनी क्वालिटीज को रिफ्लेक्ट करो, क्योंकि कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं है। तो एक जैसे नहीं है तो आप उसको फॉलो क्यों करते हैं? अगर मैं आप जैसा बन जाऊंगा तो शायद मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा, आप बिल्कुल। मेरा जैसा बन जाएंगे तो वैसे काम नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को वापस से रीइवेलुएट करने का उस टाइम पे जरूरत होता है। और ये जो डाउन्स होते हैं लाइफ के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको आगे आने वाले अप्स में एंजॉय कराने के लिए, क्योंकि जिसकी लाइफ के अंदर डाउन्स नहीं होते उसको अप्स का मालूम ही नहीं चलता। तो इसलिए मुझे लगता है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस जिसे कहते हैं कि स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस क्या करता है आपके अंदर छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकालने में और हेल्प करता है। जी आप बिल्कुल। ये सोचिए नहीं कि स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, स्ट्रेस तो कोई भी स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं हो सकती। यू कांट इमेजिन वर्क विदाउट स्ट्रेस। तो स्ट्रेस तो रहेगा, एब्सोल्युटली। बट आप उसको कैसे हैंडल करते हो स्ट्रेस को, दैट इज अप टू यू। तो सर एक्चुअली बहुत सारे यंगस्टर्स अभी हमें देख रहे हैं, इनफैक्ट मैं भी, मतलब बात करूँ स्पोर्टिंग कल्चर में हम बहुत सारे लोग होते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन स्पोर्ट्स अगर आप खेलते हो तो इंजरी होना आई गेस बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। तो क्या वो प्रैक्टिसेस होनी चाहिए जिससे हम स्पोर्ट्स इंजरीज को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं? क्योंकि कंप्लीटली वाइप आउट करना आई गेस वो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक हम कम कर सकें, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्पोर्ट्स इंजरी के साथ एक बड़ा एक पॉपुलर सा कोट है कि कहीं भी हम जाते हैं तो देखते हैं, हाउ टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरी, यू कांट प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरी। ट्रू। है ना? तो ये लाइन ही गलत है कि हाउ टू प्रिवेंट। जैसे जी। यू कांट प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, आप रोड पे जाएंगे तो एक्सीडेंट्स तो होते ही हैं। तो इसका सही जो तरीका है वो है कि हाउ टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी एंड हाउ टू प्रिवेंट री इंजरीज। ट्रू। यू कांट प्रिवेंट द प्री इंजरी। तो आप पहले ये देखें कि स्पोर्ट्स इंजरी उन लोगों को ही होती है जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो खेलते ही नहीं है उनको तो इंजरीज होगी नहीं। जी। तो जिनको इंजरीज हो गई वो कैसे वापस इंजरी होने से बचें और उसके चांसेस को अपन कैसे कम करें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन होता है वो जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन होता है, यानी कि कुछ जेनेटिकली प्रोन होते हैं जिन लोगों को इंजरीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इनमें फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स को मेल्स के कंपैरिजन में 6 टाइम्स मोर चांसेस होते हैं स्पोर्ट्स इंजरी होने के। दोज मेल्स जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी फीमेल्स जैसी होती है, जो हाइपरलेक्स होते हैं, उनको स्पोर्ट्स इंजरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और इन्हीं लोगों को री इंजरी होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। जी। तो अगर आप जेनेटिकली प्रोन है इंजरीज के लिए, यानी कि आपको बचपन से खेलते खेलते आगे आते आते समझ में आ जाता है मेरे को इंजरीज बहुत होती हैं और मेरे लेवल पे ही जो खेल रहे हैं उनको नहीं हो रही है, मुझे इंजरीज हो रही हैं, तो आपको अपने आप के लिए एक नया रिहैब प्रोटोकॉल या अलग तरह का एक सेटिंग करना पड़ेगा जिससे आप इंजरीज से बच पाए।
दूसरा, अगर आपको नहीं समझ में आता तो इनिशियल लेवल पे ही अपनी इंजरीज के लिए आप डॉक्टर्स को कंसल्ट कर लें और उनसे ये सीख लें कि मेरे को ये इंजरीज से कैसे बचना है, आगे जाकर अपने को इन इंजरीज के दोबारा होने से कैसे बचना है, और ये अगर मेजर है तो इनको कैसे ठीक करवाना है। जी, ऑलराइट। तो सर जैसे अभी आपको काफी टाइम हो चुका है, तो मैं भी आई गेस ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि व्हाट इज द मोस्ट फुलफिलिंग थिंग दैट यू फील बीइंग अ डॉक्टर, जो आपको इस प्रोफेशन में लगती है सबसे ज्यादा फुलफिलिंग चीज? आई थिंक मुझे लगता है मोस्ट रिवॉर्डिंग थिंग इज रिस्पेक्ट एंड द रिव्यूज। जो हम लोग पेशेंट को ट्रीट करते हैं, जो रिस्पेक्ट उनकी तरफ से मिलता है, जो रिकग्निशन उनकी तरफ से मिलता है, तो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। मतलब पॉपुलैरिटी आपको बहुत चीज़ों से मिल सकती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो रिस्पेक्ट जो है वो आई थिंक इस प्रोफेशन के अंदर एक नोबल चीज़ है। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे हमेशा से कि लोग हमसे जुड़ते गए लाइक ए फैमिली। तो हम लोगों ने अपनी फैमिली को एक तरह से एक्सटेंड किया, हमने उनके पेरेंट्स को ट्रीट किया, उनके बच्चों को ट्रीट किया, तो वो ऐसे जुड़ गए जो कि सालों साल नहीं टूटेंगे। जी। जब तक हम जिंदा है तो आई थिंक वो फैमिली और हमारी फैमिली हमेशा जुड़ी रहेगी। तो मुझे लगता है कि वो रिस्पेक्ट, मतलब पैसा तो कमाना एक सेकेंडरी चीज होती है, बट वो आई थिंक किसी को ट्रीट करके उसको खुशी दे देना या उसको उस लेवल पे पहुंचा देना जहां वो चाहता था, वो एक सेटिस्फेक्शन हमारे लिए, और पेशेंट जो हमको रिस्पेक्ट देता है, आई थिंक वो दोनों एक इस प्रोफेशन के लिए बहुत ही। जी बिल्कुल, मतलब जब कोई एक पेशेंट कई सालों के स्ट्रगल के बाद जब वो ठीक होके आता है, तो उसके दिल से जो दुआएं निकल रही होती हैं वो, प्लस स्माइल और बहुत सारी चीजें जो शायद एक डॉक्टर के लिए आई गेस ये सबसे ज्यादा आई थिंक मोस्ट मुझे लगता है वही है कि पैसा हमारे लिए बहुत सेकेंडरी रह जाता है, जी। और वो रिवॉर्ड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। खिलाड़ी को उसके गेम में या उसको खेलने के लिए लौटा देना, तो मुझे लगता है कि वो दैट इज द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी थिंग। ओके। सो अभी जैसे फ्यूचर की अगर हम बात करें, तो आने वाले टाइम में हमें क्या क्या इनोवेटिव टेक्निक्स देखने को मिलेगी? जैसे आप स्पेशलाइज्ड हैं कि आप जो है मिनिमल कट के साथ जो है जॉइंट सर्जरीज परफॉर्म करते हैं, तो आने वाले टाइम में हमें इसमें और क्या अपग्रेडेशन, क्या अपडेट देखने को आई थिंक मिलेगा? अभी तो एआई का टाइम है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। अभी रोबोटिक्स बहुत आ गए हैं, हालांकि हमारी फील्ड के अंदर अभी रोबोटिक्स नहीं आए हैं और जॉइंट रिप्लेसमेंट्स में आ चुके हैं। तो आर्थ्रोस्कोपी ऑलरेडी एडवांस हो रही है, नए इम्प्लांट्स आ रहे हैं, नए इनोवेशंस आ रहे हैं, और रिहैब प्रोटोकॉल्स बहुत चेंज हो रहे हैं, रिहैब फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो रही हैं। तो जी। अभी जैसे जैसे स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो रही हैं, ऐसे ऐसे उनके ट्रीटमेंट भी बहुत इवॉल्व हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी आउटकम्स भी बहुत अच्छे हो गए बिकॉज ऑफ एडवांस टेक्निक्स, और ये धीरे धीरे और इवॉल्व होती जाएंगी बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती जा रही है। अच्छे लाइट सोर्स कैमराज आ गए, रेजोल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, इंस्ट्रूमेंटेशन क्वालिटी बहुत इंप्रूव होती जा रही है, और डॉक्टर्स बहुत एक्सपर्टीज ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो रिफाइनमेंट है काम के अंदर, तो हमारे काम में ही नहीं, ओवरऑल जो पूरा ऑर्थोपेडिक फील्ड है वो ही इवॉल्व हो रहा है अच्छे ट्रीटमेंट्स के लिए। तो आई थिंक दैट इज गुड फॉर द पेशेंट एंड गुड फॉर द ब्रांच। ओके ग्रेट। तो सर हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो भी इस मतलब स्टूडेंट जर्नी में हैं, या फिर वो एस्पायरिंग डॉक्टर्स हैं, और मे बी शायद वो आपसे इंस्पायर होकर औरतों में जाएं, तो आप उनको कोई सजेशन देना चाहोगे कि इसमें क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, या फिर आप कैसे जो अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको मिलती हैं इस फील्ड के अंदर, तो आप कुछ बताना चाहेंगे उनको? आई थिंक मुझे लगता है कि अपने पैशन को फॉलो करना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट इज़ नॉट अबाउट कि ऑर्थोपेडिक्स बहुत अच्छी ब्रांच है तो मुझे वही लेनी चाहिए, या कोई और ब्रांच है जो मुझे लेनी चाहिए। वो आपको जो अच्छा लगे। पहली बात तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो जो भी ब्रांच लेते हैं उसकी रिस्पेक्ट करके आप उसी के अंदर एक्सेल करने का कोशिश करें। ट्रू। और अगर आपको बाई चॉइस आपने ले लिया है कि नहीं मेरे को तो यही लेना था, देन उसको आप अच्छे से परस्यू करिए। जी। और ये कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये नहीं समझ लेना कि मैंने ऑर्थोपेडिक्स कर लिया है तो बस हो गया, कि अब मेरा तो आई एम एस ऑर्थोपेडिक्स, सब कुछ नहीं करना। तो ये लर्निंग जो है वो आपको हमेशा करते रहना है। आप नई नई चीज़ों को सीखेंगे, आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, नई फेलोशिप्स के लिए जाएंगे, नई ट्रेनिंग के लिए करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट मेडिकल में आना चाहते हैं या आगे ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है अगर आप कंसिस्टेंसी रख सकते हैं तो आप इस दौड़ के अंदर रहेंगे। अदरवाइज जहाँ आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है तो मुझे लगता है ये कॉम्पिटिटिव माहौल आपको कहीं दूर ले जाएगा। तो अगर आपको अच्छा काम करना है या अच्छा स्पेशलाइज्ड होकर अपना नाम करना है, तो आपको शुरू में सेक्रीफाइस करते हुए अपनी ब्रांच को या अपनी जो इंटरेस्ट है उसको ही फोकस करके उसी की तरफ, स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ना है। तो ये कांस्टेंट एफर्ट है। मुझे लगता है कि खाली बीइंग ए डॉक्टर ही जरूरी नहीं है, किसी भी प्रोफेशन के अंदर यू हैव टू स्टडी हार्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड। तो ये तो नेवर एंडिंग चीज़ है कि लर्निंग आपकी कभी रुकनी नहीं चाहिए। जहां जी। आपने लर्निंग रोक दी तो मुझे लगता है कि आगे जाके आपकी अर्निंग भी रुक जाएगी। ट्रू दैट।
तो आई गेस आप सभी व्यूअर्स जो है पेन एंड पेपर लेकर बैठे होंगे और जो भी सर हमारे साथ शेयर कर रहे हैं चीजें आप उनको नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे। सर मैंने कहीं पे मिथ भी पढ़ा था जो भी मैं आपके साथ क्लियर करना चाहूंगा। जैसे बोला जाता है बहुत सारे डॉक्टर्स जो होते हैं उनको ओटी में जाने से पहले क्लीन शेव्ड होके जाना होता है, तो ये सच में ऐसा होता नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं है। बहुत डॉक्टर्स जो होते हैं लंबे बाल भी रखते हैं। जी। मतलब बेसिक चीज ये होता है, इट शुड बी कवर्ड, ये आपके जो भी बाल होते हैं वो कवर्ड होने चाहिए इन्फेक्शन से बचने के लिए। इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि वो लूज होकर कहीं गिर सकते हैं या आपके सर्जिकल फील्ड में जा सकते हैं। तो कुछ भी लूज चीजें नहीं होनी चाहिए। योर स्पेक्स शुड बी फर्मली स्टक। हम लोग टेप्स यूज करते हैं जी जिससे जी। वो गिर ना जाए। हाँ हाँ हाँ। और हम लोग बालों को भी टाई करते हैं या फिर कैप्स के थ्रू उसको करते हैं। जैसे फीमेल्स होती हैं वो भी अपने आप को बहुत अच्छे से कवर करती हैं। तो जी। हमको यही होता है कि अपने जो हेयर्स हैं वो शुड बी कवर्ड, क्योंकि वो सर्जिकल फील्ड में एक्सपोज नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो इन्फेक्शन कर साथ लेकर आ सकते सकते हैं। हैं। क्योंकि एक्चुअली मैंने ये इसलिए भी पूछा क्योंकि मैंने कभी आज तक ऐसे डॉक्टर को देखा नहीं विद बियर्ड एक्सेप्ट कबीर सिंह। नहीं नहीं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो बियर्ड रखते हैं। जी। दे आर वेरी पसेसिव अबाउट देयर बियर्ड, वो नहीं हटा सकते हैं। और डॉक्टर्स हैं जो कि शोल्डर लेंथ के बाल भी रखते जी हैं जी। बड़े। हाँ तो हाँ। इट ऑल डिपेंड्स, बट आपको सैनिटाइजेशन और जो स्टरलाइजेशन है, ओटी के प्रोटोकॉल्स हैं, उसको तो फॉलो करना है। जी। वो आप पर्सनल लाइफ में कैसे भी हो, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में हो तो आपको उन प्रोटोकॉल्स को तो फॉलो करना ही है। तो वो सब लोग रखते हैं एंड इट शुड बी कवर्ड। तो उसके लिए ऐसे हटाने का जरूरत नहीं है, आप उसको प्रोटेक्टेड रखें, कवर्ड रखें तो। वही ऑफ कोर्स कि डॉक्टर्स भी ह्यूमन बींग्स होते हैं तो वो सारी चीजें वो भी करते हैं कि हाँ वो पजेसिव जैसा आपने बताया वो बियर्ड को लेके बालों को लेके होते हैं। जी। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने हमारे व्यूअर्स को बताएं कि अगर आपसे वो कनेक्ट होना चाहते हैं कोई भी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे तो वो कैसे हो सकते हैं, और आप जहाँ पे भी करंटली सर्व कर रहे हैं जयपुर में थोड़ा वो भी हमारे व्यूअर्स को बताएं सो दैट वो आपके पास कंसल्टेंसी लेने आए तो वो आपके पास अप्रोच कर सकें। देखिए, मैं अपने क्लिनिक पे शाम को रहता हूँ 5 से 8, और एट शेल्बी हॉस्पिटल रहता हूँ 9 to 5। तो मेरा बेसिक हमेशा जो एजुकेशन का मैटर रहा है कि हमेशा अपनी ब्रांच को या अपनी जो फील्ड है उसको केवल पेशेंट को एजुकेट करना। मेरे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम भी है जिस पर केवल मैं एजुकेशनल वीडियोस डालता हूँ। कोई मार्केटिंग प्रोपेगेंडा मुझे लगता है कि इस फील्ड के अंदर या इस ब्रांच के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव सा इशू है। मतलब मेडिकल हेल्थ एक बहुत सेंसिटिव सा इशू होता है। इसके अंदर आपको पेशेंट को एजुकेट करना है और राइट एजुकेट करना है। तो हम लोग जब भी पेशेंट्स आता है हम उसको ये नहीं बोलते हैं कि वी आर द बेस्ट एंड वी आर द वन जो हम ये काम करते हैं। हम ये बोलते हैं कि हाँ, वी आर डूइंग लाइक दिस एंड यू हैव टू डू लाइक दिस। तो आपको क्या करना है और हम कैसे करते हैं, हम उसी चीज़ को प्रमोट करते हैं। तो अगर आपको कहीं भी कोई ऑनेस्ट एडवाइस चाहिए हो, कहीं मेडिकल से रिलेटेड, कहीं स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल चाहे इंस्टाग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप फिजिकल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मेरे क्लिनिक या शेल्बी हॉस्पिटल आप आ सकते हैं, और हम लोग आपको एजुकेट करेंगे, मोटिवेट करेंगे। अगर कुछ सर्जिकल नीड हुई तो हम आपको गाइड करेंगे। ऑलराइट सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स को आपको ऐसे सजेशन दे सो दैट वो हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रख सकते हैं रिलेटेड टू देयर जॉइंट पेन या फिर जो भी आप आई थिंक उसका एक ही फंडा है, वो है कि हम हेल्दी डाइट लेंगे, हम वेट को मैनेज करके रखेंगे एंड रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। तो ये ट्रायंगल है जिसको फॉलो करना है। ये बहुत कहना आसान है, आई थिंक करना बहुत मुश्किल होता है। बट इसको अगर हम 80% भी कर लेते हैं, 20% चीटिंग मैंने बताया ना चल जाती है लाइफ के अंदर, इतने से भी हमारा काम चल सकता है। बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको अगर प्रोफेशनली ग्रो करना है तो पहले फिजिकली फिट होना है। तो आई थिंक साउंड बॉडी रहेगी तो साउंड माइंड रहेगा, तो आई थिंक वो आपके लिए सक्सेस बन रहा है। बिल्कुल सर। तो आई होप आप सभी को जितना फायदा मुझे हुआ है सर से बात करने के बाद, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, आपने भी बहुत सारी चीजें सीखी हो, तो डेफिनेटली सर जो जो चीज़ें आपने बताई मैं उसको जो है फॉलो करने वाला हूँ और आप भी प्लीज़ ज़रूर करिएगा। और इसके साथ ही सर हमारी पूरी कटिंग चाय की टीम की ओर से आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही बहुत सारे लोगों का इलाज करते रहें और उनकी दुआएं आपके साथ हैं और हम सभी आपको शुभकामनाएं जो है देते हैं। थैंक यू सो मच सर शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच।